दोस्तों नमस्कार। आज है 30 जनवरी। इस वीडियो में हम आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, इसके साथ साथ जिन टॉपिक्स को हम अपने अगर स्टैटिक पॉइंट से रिलेट कर पाते हैं तो उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है कि उन सब टॉपिक्स को नोट कर लेना है और वापस से जाके रिवीजन करना है उसका, क्योंकि अगर कोई करंट में न्यूज़ आया है और उससे आप स्टैटिक को रिलेट कर पा रहे हैं तो हाई चांसेस हैं कि वही स्टैटिक परीक्षा में भी आते हैं। तो ये ज़रूरी है, मैं थोड़ा बहुत करवा देता हूँ और आप बाकी जो है आप अपने स्टैटिक सब्जेक्ट में जाके ज़रूर रिवाइज़ करेंगे। इस न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आपको हम न्यूज़ को एनालाइज करके बता रहे हैं या फिर आपको हम करंट अफेयर की घुट्टी पिला रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आपको ये समझ में आए कि आपको स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पॉर्टेंट कैसे ढूंढना है ना, आपको किस तरह से अपनी पढ़ाई को स्ट्रेटेजाइज करना है और स्मार्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग में जाना है। आप कितना ज़्यादा, लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी बुक है वो 1200 से ज़्यादा की है, लेकिन अगर आप न्यूज़ आर्टिकल्स को फॉलो करेंगे लास्ट 6 मंथ्स का तो आपको उसमें से क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, किस पे फोकस ज़्यादा करना है, किस पे रिवीजन ज़्यादा करना, पढ़ना तो सब है, रिवीजन किस पे ज़्यादा करना है वो आपको तभी पता चलेगा, राइट। तो विल स्टार्ट। तो आज का जो पहला एक न्यूज़ था कि तमिलनाडु में प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो लाइव टेलीकास्ट था उसको बैन करने का कुछ इशू हुआ था। वो केस फिर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट डीजीपी है उन्होंने अपनी अपनी दलील दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही थी कि सीएम ने ओरल आदेश दिए हैं कि जो लाइव टेलीकास्ट है उसको बैन किया जाए। तो अगर उसको बैन किया जाता है, लाइव टेलीकास्ट को बैन किया जाता है, तो आप इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या आप इसको आर्टिकल 19 से रिलेट कर पा रहे हैं? ठीक है, तो आपको आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना, है ना। तो इस बैन के अगेंस्ट में तमिलनाडु के डीजीपी ने कहा कि देखो जो ये ओरल ऑर्डर्स हैं, ऐसा बोलना भी कि ओरल ऑर्डर दिया गया है, दिस इज़ नॉट राइट, वो बिल्कुल सही नहीं है। और जो भी इवेंट हुआ वो लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था, यहाँ पे बहुत जगह चल भी रहा था। और एक तरह से देखें तो ये साजिश है तमिलनाडु को एक एंटी हिंदू की तरह पेंट करने की। यहाँ एंटी हिंदू कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि जो अभी एक रिलीजियस फर्वर में जो वेव है उसके अपोजिट साइड में तमिलनाडु को प्लेस करने की ये साजिश है, और यही दलील दी है वहाँ के डीजीपी ने। दूसरा न्यूज़ भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पे 2 हाई कोर्ट के जजेस के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट है और सुप्रीम कोर्ट वो केस आया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का 2 न्यूज़ हो गया तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट को एक बार थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा सा पढ़ लें, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, अभी क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो पहला इंडिया में बना था वो कब बना था? 1774 में बना था। इसके बनने के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे ये आप बताएंगे। मैं इसमें एक और चीज़ बताऊंगा कि ये कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर बना था। तो ये बना था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर। गवर्नर जनरल कौन थे जब सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था 1774 में, ये आपको नीचे कमेंट करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई ऐसे ही होती है, एक्टिव लर्निंग ऐसे ही होती है। अब आते हैं अभी के सुप्रीम कोर्ट में। अभी का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लीगल इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? दैट वाज ऑन 28 जैन 1950। 26 जैन 1950 को क्या हुआ था? हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अब जब संविधान अडॉप्ट किया गया उसके 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, लीगल तौर पे ये आ गया अभी। अब 28 जनवरी को आया तो इसके बारे में चर्चाएं कहाँ पे हैं संविधान में? पार्ट 5 जो है वो कम्प्लीटली सुप्रीम कोर्ट को डेडिकेटेड है, जिसमें से आर्टिकल 124 से 147 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट का बात जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में यह है कि प्रेजेंटली देयर आर टोटल 34 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। इन 34 जजों में 33 जज जो हैं वो जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस है। कहें तो टोटल 34 हैं, 34 में से 33 + 1 हम लोग काउंट करते हैं, जिसमें 1 जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये जो 33 नंबर है, ये नंबर फिक्स किया हुआ है क्या? ये नंबर जो है वो संविधान के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट्स दिया गया है या लेजिस्लेचर को राइट दिया गया है कि आप नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो अभी 33 नंबर है वो एक संवैधानिक अमेंडमेंट आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2019 का, उसके अंदर जजेस के नंबर को 33 किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम देखते हैं कि
99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर एक एनजेसी एक्ट लाया गया था। ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक एक्ट लाया गया था 2014 में। वो एक्ट है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। वो आया था 2014 में। लेकिन वो एक्ट आने के बाद, जो कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, वो कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और जुडिशियल रिव्यू किया उसका, कि वो जो एक्ट है, क्या वो एक्ट हमारे बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, या कहे तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया है? केशवानंदा भारती केस में अपीयर होकर आया था। उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसमें एड अप चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने की बात थी एनजेएसी से, उस एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दिया, बिकॉज दैट वाज वायलेटिंग द सेपरेशन ऑफ पावर्स अंडर आर्टिकल 50। जो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अपने डोमेन हैं, ऑल्दो वेरी थिन लाइन एग्जिस्ट बिटवीन द सेपरेशन। तो जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप जुडिशियल के अपॉइंटमेंट को एग्जीक्यूटिव से कंट्रोल कराना चाहते हैं, तो दिस इज अगेंस्ट व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन एनवर्साइजेस, हेंस द लॉ दैट यू हैव ब्रॉट इज नल एंड वॉइड। इस तरह से उन्होंने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड कर दिया। और जो केस था, उस केस की मतलब कौन से केस के अंदर उन्होंने नल एंड वॉइड किया, तो वो केस था 4th जजेस केस। ठीक है, 4th जजेस केस के अंदर उन्होंने एनजेसी एक्ट को नल एंड वॉइड करार दिया। अब हम जब जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं इसमें, तो जुडिशियल रिव्यू के से कोई भी एक्ट को बचाने के लिए सरकार ने प्रावधान किया कि एक 9th शेड्यूल बनाया जाए। 9th शेड्यूल जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। और ये 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट हैं उसको वर्चुअली क्या है, कोई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट जजमेंट जाके कहा कि आप कोई भी मैलिफाइड इंटेंशन से अगर कोई एक्ट बनाते हैं और उसको 9th शेड्यूल में प्लेस करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, है ना। तो वो केस है आईआर कोहलो केस। आईआर कोहलो केस ने कहा कि कोई भी ब्लैंकेट बैन नहीं रहेगा जुडिशियल रिव्यू का किसी भी जगह पे, चाहे आप उसको कहीं पे डाल दें, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने वाला कोई भी एक्ट, कोई भी डिक्री, वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, वो अल्ट्रा वेरास जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के। आपको यहाँ पे एक कमेंट करना है। कमेंट ये करना है कि सुप्रीम कोर्ट का एक रिट जुरिस्डिक्शन होता है, उसका आर्टिकल नंबर क्या है। सिमिलरली हाई कोर्ट का एक रिट जुरिस्डिक्शन होता है, उसका आर्टिकल नंबर क्या है। इन दोनों का आर्टिकल नंबर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्लीज नोट दिस, दिस इज एन एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू विथ अस इन ऑर्डर टू रिकॉल योर इन कॉग्निटिव मेमोरी। ठीक है, उसको हम लोग जगाने का प्रयास करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज से। चलो, तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज नॉट ए पैसिव एक्सरसाइज, दिस इज एक्टिव एक्सरसाइज। जस्ट ट्राई टू रिलेट विद योर स्टैटिक सब्जेक्ट्स। चलो अब आगे देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, सोलर पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ चल रहा है। पीएम सूर्योदय योजना, पीएम सूर्योदय योजना, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो भी आपके दक्ष के GS2 सेक्शन 3 में आ जाएगा, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। और अभी सोलर पॉलिसी पे बहुत कुछ चल रहा है, कुछ नंबर्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं, जो 2-3 दिन पहले मैंने बताया था आपको वीडियो में कि जो 2030 तक टारगेट था उसको कितना अचीव किया गया, अभी तक हमारे पास कितना टारगेट है। और अभी सरकार का जो रिन्यूड फोकस है वो हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम्स पे है, कि छत पे जो सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे उस पे फोकस है। ठीक है, तो इस तरह से ये सोलर पॉलिसी आपके GS2 सेक्शन 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक केस स्टडी बना के आप वहाँ पे रख सकते हैं कि दिल्ली में क्या सब हो रहा है और उन चीज़ों को बिहार में कैसे रेप्लिकेट किया जाए या फिर अगर बिहार में किसी जगह हो रहा है तो उसको हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट कैसे किया जाए ऑल ओवर द प्लेसेस एज एन एक्ट, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी। सॉरी, अब आगे चलते हैं। इन सब में से कोई भी हमारे रेलेवेंसी का नहीं है, पढ़ तो सका सकते हैं बट हमारी रेलेवेंसी का नहीं है। जैसे ये भी है, ग्रोथ माइनिया कैन बी इंजूरियस टू सोसाइटी। किस तरह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और सोसाइटी का डेवलपमेंट है उसको रिलेट करने की कोशिश की है। तो ये आर्टिकल में मुझे थोड़ा लगा कि ये फिलोसॉफिकल इन नेचर है। अगर आप अपना एसे वगैरह ठीक करना चाहते हैं, इसको पढ़ लीजिए। इसमें बताने समझाने लायक ऐसा कुछ नहीं है जो हर चीज़ आपको बताया जाए। आप इसको पढ़ लीजिए, अंग्रेजी अच्छी होगी, फ्लो अच्छा बनेगा, ऐसे कैसे लिखा जाता है वो पता चलेगा, और एक आध कुछ कंटेंट भी निकाल सकते हैं आप। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
रेलिवेंट हो, क्योंकि देखिए चीज़ों को इजी रखना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए, है ना। तो आप अपने आंसर्स को जितना इजी रखें, जितना ईज टू रीड रखें। कोई भी अनजान आदमी या कोई भी रीडर अगर इकोनॉमिक्स का भी ज्ञाता है तो उसको डीप पीएचडी वाली नॉलेज नहीं देनी है, आपको है ना ग्रेजुएशन लेवल वाला आंसर लिखना है। तो वो ग्रेजुएशन लेवल वाला आंसर आप टेक्स्ट बुक से और न्यूज़पेपर के कुछ एक्स्ट्रा कमेंट्स से निकालेंगे। कंप्लीट ये जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, इट मैटर्स दैट ग्रोथ इन इंडिया इज़ अनइक्वल, इट इज़ नॉट इन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी टू हैव सच डाइवर्जेंट इकोनॉमिक आउटकम्स। इन्होंने डाइवर्जेंट इकोनॉमिक आउटकम्स की बात की है। तो ये डाइवर्ज इकोनॉमिक आउटकम्स क्या होते हैं? ग्रोथ जब होती है इकोनॉमी में तो ग्रोथ के कारण क्या होता है, सारे सेक्टर्स को बढ़ना होगा। लेकिन क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर बढ़ता है और दूसरा सेक्टर स्लो हो जाता है। ये जो इनइक्वालिटी इन ग्रोथ है, ये जो इनइक्वालिटी इन ग्रोथ है, इसका मेजर रीज़न क्या है? व्हाई इट इज़ हैपनिंग, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, व्हाट गवर्नमेंट कैन डू दिस टू पेसिफाई। ये सब चीज़ें जानने लायक है जो इस आर्टिकल के इर्द गिर्द घूमती है, जो इस आर्टिकल से आपको काफ़ी सारी जानकारी इससे मिलेगी। और लेकिन आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए, अब पॉपुलिज्म डज नॉट हेल्प पब्लिक हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि देखिए इसका रिलेशन हमारे GS2 सेक्शन 2 से कह सकते हैं, इकोनॉमी वाले से। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन के नहीं आता है, लेकिन जिस तरह का पैटर्न बदल रहा है तो हम समझ सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ पे कोई क्वेश्चन पूछे अगर, तो पब्लिक हेल्थ के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे डेंगू है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, उसका जो समस्या था उसको धीरे धीरे हम लोग इरेडिकेट करने की बात करते हैं। अगर हम इरेडिकेशन की बात करते हैं तो हमको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रिवेंटिव केयर पे फोकस हो। तो प्रिवेंटिव केयर पे फोकस होने के लिए आप जानते हैं कि बिहार में हॉस्पिटल टू जो मरीज है, हॉस्पिटल टू पेशेंट रेशियो या फिर डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो जो है वो कितना है, MCC के हिसाब से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सॉरी MCI के हिसाब से, MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ही चल रहा है आजकल दिमाग में, हाँ, MCI के हिसाब से इंडिया में डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो कितना रहना है, बिहार में कितना है पेशेंट रेशियो। अब जब पेशेंट रेशियो ज़्यादा है, डॉक्टर कम है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल सर्विसेज का जो हमेशा कंप्लेन रहता है हाई चार्जेस का, उसके इश्यूज़ क्या हैं, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, और हमारा एक्सपेंडिचर कितना है हेल्थ पे, है ना, कितना % ऑफ GSDP है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं भी कोट करने के लिए। बाकी फोल्डर्स जो है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये फोल्डर आपको हेल्प करेगा आपके जो आंसर है उसको बिल्डअप करने में। जैसे अगर आप अपने किसी प्रिवेंटिव मेज़र को आर्गूमेंट से प्लेस करना चाहते हैं, उसको प्रूव करना चाहते हैं अपने स्टेटमेंट को, देखिए इन्होंने लिखा है कि प्रिवेंटिव डिजीजेज such as smallpox, polio, neonatal tetanus and measles have been achieved through improved sanitation and vaccines। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से कि जैसे हमने स्मॉल पॉक्स, पोलियो, नियोनेटल टेटनस और मीजल्स को इरेडिकेट करने की दिशा में बहुत अच्छा काम किया है थ्रू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन एंड वैक्सीन्स, वी कैन डू दिस फर्दर फॉर अदर डिजीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया एंड ऑल दैट, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हम लिख सकते हैं इस आर्टिकल को यूज़ करके। अब आर्टिकल को यूज़ करना सीखिए। डायरेक्ट आर्टिकल से उठा के आप लिखेंगे तो फिर दैट इज़ ऑफ नो यूज़ ना आपके सिलेबस के लिए। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको फिलोसोफर नहीं बनना है, आपको आर्टिकल नहीं लिखना है, एडिटोरियल नहीं लिखना है। तो इसको अपने इसमें यूज़ करना है। तो आप देखिए यहाँ पे तो इनका कहना है कि अब जैसे आयुष्मान भारत योजना आया है ना, तो आयुष्मान भारत योजना क्या कर रहा है, इंश्योरेंस स्कीम दे रहा है। तो अगर इंश्योरेंस स्कीम दे दिया तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ध्यान भटकाना चाह रहा है। दे वांट टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम क्रिटिकल एरिया जैसे सैनिटेशन, डिजीज सर्विलांस, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, जो कि किसी भी पॉपुलेशन को हेल्दी और डिजीज आउटब्रेक से दूर रखने के लिए सक्षम होती है, उसको काम करने की बजाय अब नए नए स्कीम्स लाए जा रहे हैं जो इंश्योरेंस वाले, इंश्योरेंस कंपनी को भी फ़ायदा हो, सरकार को भी फ़ायदा, और बीच वाले जो उनको तो फ़ायदा होगा ही। कहीं ना कहीं हम रूट लेवल पे काम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और पब्लिक हेल्थ को इंश्योर करने का सबसे बड़ा साधन होता है डिजीज सर्विलांस। डिजीज सर्विलांस इंडिया में कौन करता है, हु डज डिजीज सर्विलांस इन इंडिया, है ना। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था कोविड-19 के टाइम पे, इनका डेली न्यूज़ बुलेटिन आता था। ये आप जानेंगे, आपको जानना चाहिए कि ये डिजीज सर्विलांस इंडिया में करता कौन है और उसके
प्रेसिडेंट कौन है ना। तो इस तरह से इन्होंने बात की है। कुछ गैप्स हैं, क्या क्या गैप्स हैं। बिहेवियरल चेंजिंग वाला गैप है कि ट्रीटमेंट, पब्लिक हेल्थ मतलब सिर्फ आप ट्रीटमेंट की बात नहीं करते हैं, आप प्रिवेंशन की बात करते हैं, आप सही मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, ठीक है। फिर आप जो फिजिशियन सेंट्रिक फोकस है इंडिया का पब्लिक हेल्थ सिस्टम, क्या होता है, जो हेल्थ सिस्टम का कॉम्प्रिहेंसिवनेस नेचर है उसको समझने में दिक्कत होती है लोगों को। लोग जब बुखार लगता है लोगों को तो ये देखते हैं कि बुखार क्यों लगा, ये देखते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए, ये नहीं सोचते कि बुखार लग क्यों रहा है, ये हमको जनरली तबीयत क्यों मेरी ख़राब हो रही है, उनको सनलाइट नहीं मिल रहा है, फ्रेश एयर नहीं है घर में, डाइटरी प्रॉब्लम्स है, या फिर उस जहाँ रह रहे हैं वो वहाँ की ही समस्या है वो चीज़, है ना। तो ये इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है अगर आप होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच में जाना चाहते हैं तो। अब आगे चलते हैं। देखिए फिर से न्यूट्रिशन आ गया और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट करके रखी हैं कि बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है ना। जैसे स्टंटिंग हो गया, अगर स्टंटिंग हुआ तो लर्निंग आउटकम बिगड़ जाएगा उसका, क्योंकि जो बिहेवियरल फैक्टर है ना, तो स्कूल लेट से गया है वो, तो उसमें लर्निंग कैपेबिलिटी जो है लेट से आती है, उसके कारण उसका जो ग्रास्पिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है। जो न्यूट्रिशन है इसको इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेट करने की कोशिश की है, एंड दैट इज़ वंडरफुल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी देखेंगे आप मेंटल हेल्थ कंसर्न्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। इस मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के सराउंडिंग जो भी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को न्यूट्रिशन किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर न्यूट्रिशन को हमको पढ़ने की ज़रूरत है फूड सिक्योरिटी के एंगल से। फूड सिक्योरिटी के एंगल से हमने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल कल भी देखा था। हम फूड सिक्योरिटी में फूड फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं, हम नैनो यूरिया की बात करते हैं, है ना। तो क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए सरकार की कि हम न्यूट्रिशन को कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ऐड कर सकें, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकें। तो काफ़ी सारे, जैसे देखिए पोषण अभियान है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, ये सब जो है चाइल्ड स्टंटिंग को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। फिर अभी जो सैनिटेशन इम्प्रूव करने का चीज़ था, तो डायरिया के इंस्टेंसेस, स्टंटिंग के इंस्टेंसेस, इसके साथ साथ और भी जो पानी रिलेटेड कॉलेरा है वो सबको कम करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है जब से सैनिटेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ना। तो इन डिजीज़ेज़ को रोकने के लिए और भी जो प्रोग्राम्स जिसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्वर्ज किया जा सकता है, जैसे जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, ये सब योजना जो है सिर्फ सफाई का मिशन नहीं है, सिर्फ साफ पानी, ये जो है एक टोटल होलिस्टिक अप्रोच है हेल्थ, जो स्टैंडर्ड है हेल्थ का हमारी कंट्री में उसको इम्प्रूव करने की दिशा में। तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ लेनी चाहिए जो बच्चों को न्यूट्रिशन बचपन से ही मिले अच्छा और उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके। तो इन्होंने 3 तरह की राय दी है कि अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग को थोड़ा और ज़्यादा समय तक करना चाहिए, बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। दूसरा, जो कम्युनिटी बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स है उसको बढ़ाया जाना चाहिए इंडिया में, है ना। फिर तीसरा, आंगनवाड़ी सेंटर्स को थोड़ा और एक्टिव होना पड़ेगा कि हम बच्चों को सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकें जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल डीजी यात्रा से है। डीजी यात्रा क्या आपको जानना चाहिए। तो डीजी यात्रा जो है इसको प्रीलिम्स में यूज़ कर सकते हैं। डीजी यात्रा रिसेंटली इन न्यूज़ करस्पॉन्ड्स टू, तो आप लिखेंगे इसमें कि क्या है, द बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम है दैट हेल्प्स टू प्रोसेस पैसेंजर्स एट सेलेक्ट एयरपोर्ट्स डिड सो अननोइंगली और वेयर कंपेल्ड टू यूज इट। मतलब जो एयरपोर्ट से पास कर रहे हैं ना, पहले क्या होता है, एयरपोर्ट पर जाते हैं तो जैसे ही आप बोर्डिंग पास लेते हैं उसके बाद आप सिक्योरिटी चेक पे जाएंगे। सिक्योरिटी चेक पे आप अपना सारा बैगेज देंगे, लैपटॉप निकालेंगे, मोबाइल निकालेंगे, वॉलेट निकालेंगे, जैकेट निकालेंगे, उसके बाद आप एक सिक्योरिटी गेट से पास करेंगे। तो जब आप सिक्योरिटी गेट से पास करते हैं तो उसमें समय बहुत लगता है, आपको एयरपोर्ट 2 घंटे पहले बुलाया जाता है। तो इस 2 घंटे को रिड्यूस करके आधा घंटा करने के लिए, एटलीस्ट आधा घंटा करने के लिए सरकार का डीजी यात्रा प्रोग्राम है। आपको स्कैन कर लिया, आपका डेटाबेस सिस्टम में सेव हो गया, आपको कोई मैनुअली नहीं रोकेगा, आपका सब जगह ऑनलाइन ही ऑटोमेटिक सिस्टम प्रिवेलेंट होता जाएगा। हाईटेक बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम है, लेकिन इसमें काफ़ी प्राइवेसी इश्यूज़ हो रहे हैं। कोई लोग क्या है अपना फेशियल डेटा नहीं देना चाहते, उनको लगता है कोई ट्रैक
किया जाएगा उनको, है ना। तो प्राइवेसी इश्यूज़ हैं यहाँ पे, आर्टिकल 21 से रिलेटेड कंसर्न्स हैं यहाँ पे, ये देखने वाली बात है, ये समझने की चीज़ है। डीजी यात्रा के पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं वो आप देखेंगे, और प्रीलिम से रिलेटेड जो है वो तो ये डेफिनेशन काफ़ी है। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, वंडरफुल आर्टिकल। साइमल्टेनियस इलेक्शन पे एक दिन कंप्लीट बताया गया लेक्चर, अगले दिन आपको दक्ष में भी डाल दिया गया है पॉलिटी में, और काफ़ी बढ़िया वीडियो बनाया गया है वो साइमल्टेनियस लेक्चर वाला, साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला जो दक्ष में डाला गया है वीडियो। उसके साथ साथ अगर आपका जो नोट्स आप निकालेंगे, नोट्स में अगर कोई लगता है कि जैसे कुछ बैकग्राउंड में मिसिंग है, अगर कुछ साइमल्टेनियस इलेक्शन के सपोर्ट में जो बातें कही गई हैं यहाँ पे वो ज़्यादा अच्छी हैं आपके नोट्स से, तो आप उसको यहाँ से बिल्डअप करेंगे। नोट्स बिल्डिंग एक्सरसाइज ऐसे ही चलनी चाहिए और डायनेमिक होनी चाहिए। आप लूज़ नोट्स में कोशिश करिए बनाने का, ताकि उसके जो एडिशनल चीज़ें हैं आप उसमें फिर इंक्लूड कर सकें, राइट। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन से था, वर्थ रीडिंग, आपको इसको पढ़ना चाहिए और आपको इससे पॉइंट निकाल के लिखना चाहिए। अगर समझाने लगे तो इसमें आधा घंटा खाली इसमें लगेगा, इसलिए हमारा काम आपको गाइड करना है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो इसको मैंडेटरली पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं भी पढ़ पाएँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इत्मीनान से कभी राह चलते पढ़ लीजिए, लेकिन इसका नोट्स जरूर बनाइए। चलिए, अब अभी बैटरी टेक्नोलॉजी और ईवी एडॉप्शन पे काफ़ी बात हो रही है। देखिएगा, रिसेंट में कुछ रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोग्राम था रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट का, तो मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑर्डर करवाया, और अभी जो चलते हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही चलते हैं। आप गौर करिएगा चीज़ को। तो ये जो ईवी अभी है, अभी एक ट्रेंड है, और फॉसिल फ्यूल को एलिमिनेट करने की दिशा में जो हमारा COP 28 में भी डिस्कशन हुआ था, तो उस डिस्कशन की दिशा में और क्लाइमेट चेंज के डायरेक्शन में इंडिया जो अपने इनिशिएटिव्स ले रहा है उसमें ईवी एडॉप्शन वन ऑफ दोज है। और दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, क्योंकि हम जो है अपने पेट्रोलियम डिपेंडेंस पे कम हो रहे हैं। अगर पेट्रोल पे हम कम डिपेंडेंट होंगे तो हमारा इंपोर्ट कम होगा। जब हमारा इंपोर्ट कम होगा तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हमारा जो बुलियन है वो बढ़ता रहेगा, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो मेंटेन रहेगा, और इसके साथ साथ बहुत ऐसी सारी सेविंग्स होंगी, हमारी पर्सनल सेविंग्स भी होंगी, क्योंकि इसका जो खर्चा आएगा इसको रिचार्ज करने का, बैटरी रिप्लेस करने का, दैट वुड बी वेल बिलो द कॉस्ट दैट वी आर पेइंग फॉर द पेट्रोल। बट इसमें अभी भी बहुत सारी खामियां हैं कि जैसे दूर जगह की चीज़ों को इसमें नहीं किया जा सकता है, फिर सेफ्टी कंसर्न्स हैं, फिर आप एक सर्टेन किलोमीटर रेंज में ही इसको चला सकते हैं। बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो अभी इस पर काम करने की ज़रूरत है। सो दिस आर्टिकल डील्स विथ ऑल डैट, किस तरह से बैटरी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल एडॉप्शन में। आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल मत पढ़िए, लेकिन ये पॉइंट आप याद रखिए। आपके GS2 सेक्शन 3 ये ईवी वाला नहीं पूछ रहा है तो नहीं पूछ रहा है, पूछेगा तो 38 नंबर का पूछेगा 100%। आई एम श्योर अगली बार तो पूछना चाहिए। जिस तरह से डायरेक्शन सोलर ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो उनका फोकस भी रिन्यूएबल पे अभी बढ़ेगा। क्वेश्चन तो एक पूछता ही है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, अब नैरो डाउन करके क्वेश्चन इस पर पूछेगा, ठीक है। तो किस तरह से पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है बैटरी के यूसेज को लेकर। ये बैटरी से रिलेटेड आर्टिकल है, इसलिए मैं आपको स्किप करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट इसको मत देखिए, आप जो है ये पढ़ लीजिए, इसको केस स्टडी के रूप में आप अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे लिए CAA इंपॉर्टेंट है। CAA का फुल फॉर्म क्या है ना, ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इसको क्यों लाया गया था। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, ये लाया गया था ताकि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जो परसिक्यूटेड हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियंस हैं उनको यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है। तो जो CAA लाया गया था 2019 में, वो बिल अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, यानी कि उसको लागू नहीं किया गया, वो बिल बना के छोड़ दिया गया है। तो जो उसको छोड़ दिया गया है, तो एक जो सर्टेन तबका है वो ये बोलता है कि दैट हैज़ बीन डन टू प्रिवेंट अ सर्टेन सेक्शन ऑफ कम्युनिटी एंड टू शो अ सर्टेन सेक्शन ऑफ कम्युनिटी इन ए बैड लाइट। तो हम इस पे नहीं जाएंगे, क्या बैड लाइट में है, किस कम्युनिटी के अगेंस्ट है, वो हमारे काम का नहीं है। अगर पूछता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया, तो 2019 में लाया गया। इसके लॉ अभी नोटिफाई किया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि इसको अभी लाया गया था, इसको 2019 में ही पास कर दिया गया था। इसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ था, आपको पता होगा। ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा और इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि CAA के अराउंडिंग चल क्या रहा है।
इलेक्शंस टू 56 राज्यसभा सीट्स। अब राज्यसभा आ गया तो एकदम ज़रूरी है आप लक्ष्मीकांत खोलेंगे और राज्यसभा का चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर देता हूँ कि राज्यसभा का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1952 में हुआ था। इसके मेंबरशिप के बारे में, इसके टिन्योर के बारे में कभी संविधान में कुछ नहीं लिखा गया है। उसमें बस ये कहा गया है कि लेजिस्लेचर ऑफ द डे कैन डिसाइड। तो रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट 1951 ने डिसाइड किया कि राज्यसभा का टेन्योर जो होगा वो 6 साल का होगा, और संविधान में इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, उसमें मेंबर्स का कार्यकाल होता है। जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, और एवरी 2 साल में 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा को कंट्रोल करते हैं, जिस तरह से लोकसभा में स्पीकर होते हैं। अब आप सोचेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा का स्टेटस लेजिस्लेचर के मामले में सेम है क्या? सेम नहीं है। एक कहीं पे राज्यसभा ऊपर है, कहीं पे लोकसभा ऊपर है। अगर मेजॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोकसभा और राज्यसभा को इस तरह से ढाला गया है कि एक दूसरे की काट बन सके अगर कोई ड्रास्टिक डिसीजन मेकिंग होती है तो, ठीक है। तो राज्यसभा किस तरह से अनइक्वल है लोकसभा के, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि 68 में देखिए राज्यसभा से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, और आप बिलीव नहीं करेंगे ये GS 1 सेक्शन 2 में आया था, ठीक है। तो शायद करंट अफेयर्स में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये क्या GS 2 में आया था, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आया था राज्यसभा से रिलेटेड, किस तरह से अनइक्वल है, किस तरह। तो इसके जो आर्टिकल्स है वो आपको पढ़ना है। राज्यसभा इक्वल किस तरह से लोकसभा से, किस तरह से वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस में अपना योगदान देती है, उसका महत्व क्या, सिग्निफिकेंस क्या है, और वो ना रहने पे भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ऐसा भी तय है। कौन कौन से बिल हैं जिसको राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है, लोकसभा में पास कर दिया, राज्यसभा बस देखने के लिए भेजा जाता है, देख लो भाई हमने ऐसा कर दिया, कुछ मन है तो बोलो, नहीं मन है मत बोलो, हम तो पास करेंगे इसको। तो उस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो अनइक्वल स्टेटस देता है राज्यसभा को, और उस अनइक्वल स्टेटस देने का मतलब क्या है वो भी आपको अगर पता नहीं है तो आर्गूमेंट करने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा अनइक्वल स्टेटस क्यों किया गया है, ठीक है। इससे आगे द हिंदू में मुझे और कुछ नहीं लगा, ठीक है। जो हमारे BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो रनिंग चीज़ें होती हैं उसको इग्नोर करके चला कीजिए। आप डेली अगर पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर न्यूज़पेपर जल्दी कंप्लीट करना। एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज ऑफ GST क्या होता है? एंटी प्रॉफिटियरिंग लॉ ये आपको पता होना चाहिए, कब लाया गया, किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये 3 चीज़ एकदम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस अब आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, इसको एक बार उलट लेते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट कुछ है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि GDP 7% टच करेगा और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा 3 साल में हो जाएगा। तो इसके बारे में है कि हम लोग, ऐसा एक्सपेक्टेशन है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, हम लोग कोट कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा मेंस आएगा तब तक ये डेटा बहुत चेंज हो जाएगा, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मिनिस्ट्री कुछ कर रही है तो हम भी सुन लेंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में कुछ कदम भी इन्होंने बताए होंगे इस आर्टिकल में, वो भी आप देख लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये आर्टिकल डुएबल है, लेकिन आप इसको छोड़ सकते हैं, दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको एक दिमाग में पर्सपेक्टिव बना रहे उसके लिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल है, कंसल्टेंट राज की बात होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कंसल्टेंट राज बढ़ भी गया है, अब देखेंगे हर जगह ये कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं। मतलब एक टाइम था जब किसी डिपार्टमेंट में, है ना, सिर्फ IAS बैठेंगे, या फिर उसके एक निचले लेवल पे जो स्टेट कैडर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो बैठेंगे, या सिलेक्टेड फ्रॉम अदर कैडर्स विद इन द स्टेट उससे बैठेंगे। बाहरी आदमी की एंट्री नहीं होती थी। इसका क्या होता था कि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका जो जवाबदेही है वो लिमिट रहता था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि एक ऊपर बैठेगा और नीचे का लेवल जो है ये क्लियर कर दिया जा रहा है, और यहाँ पे कंसल्टेंट को बिठाया जा रहा है। कंसल्टेंट मतलब ऐसे प्राइवेट एजेंसीज़ के लोग जो गवर्नमेंट की डे टू डे फंक्शनिंग में हेल्प करेंगे। जैसे अब देखिए राम मंदिर, खैर ये तो प्राइवेट हो गया, ट्रस्ट का हो गया। अभी जैसे पार्लियामेंट बन रहा है तो पार्लियामेंट में एक डिज़ाइन कंसल्टेंट हायर किया गया। अब डिज़ाइन कंसल्टेंट को हायर तो किया हो गया होगा, एक सिविल कंस्ट्रक्शन एजेंसी L&T को हायर किया गया। अब L&T और
उस आर्किटेक्चर को जो प्लानर है उसको देखने के लिए एक अलग से कंसल्टेंट हायर हुआ होगा जो इन दोनों की जवाबदेही तय करेगा। उस कंसल्टेंट को फिर डायरेक्टली हमारे सरकारी अफसर जो हैं वो मॉनिटर करेंगे। तो जो कंसल्टेंट होता है वो अपने एरिया का एक्सपर्ट होता है। सरकार अब का फोकस ये है कि अब चीज़ों को थोड़ा माइन्यूट दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि जो सरकारी ऑफिसर होते हैं दे आर जनरलिस्ट, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स। तो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट नज़रिए से उसके एक्सपर्ट ये देख सकते हैं। बिहार में अभी देखिए बहुत सारे नए नए पोस्ट सृजित किए जा रहे हैं, ADMO असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर, या फिर BPRO बनाया गया। ये सब क्यों किया जा रहा है? आप समझिए, उनको डोमेन अवेयरनेस किया जा रहा है, उनको सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। अभी तक क्या होता था कि BAS ऑफिसर्स जो है उनको नियुक्त किया जाता था इन सब पदों पे, अलग अलग पदों पे, है ना, वो ये सब काम करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जिम्मेदारी अब उसका अलग कैडर ही बनाया जा रहा है। आप स्पेशलिस्ट रहेंगे इसमें, उसके ऊपर एक हायर ऑफिसर, चाहे तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लेवल का ऑफिसर या IAS लेवल का ऑफिसर बिठा दिया जाएगा, उनको मॉनिटर करने के लिए, इन्हें जनरलिस्ट व्यू, उनका फीडबैक लेने के लिए, उनको पॉलिसी मेकिंग और स्ट्रीमलाइन करने के लिए। अदरवाइज डोमेन एक्सपर्ट का काम अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को ही दिया जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे कंसल्टेंट भी कर रहे हैं कि सरकार हर सेक्टर्स में, हर डिपार्टमेंट ने कंसल्टेंट हायर करिए ताकि उनके काम की एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो। चलिए, गवर्नमेंट ब्रिंग्स नॉन यूरिया फर्टिलाइजर अंडर प्राइस कंट्रोल एंड फिक्सेस प्रॉफिट मार्जिन्स। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को रेगुलेट करने के लिए, एग्रीकल्चर के रेगुलेशन की दिशा में इन्होंने नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र को प्राइस कंट्रोल के अंदर ले आया है। ये बात कही है इन्होंने, उससे क्या होगा, तो प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा एग्रीकल्चर का। और इलेक्शन का टाइम है, अभी एग्रीकल्चर दाम बढ़ा किसी भी प्रोडक्ट का तो नुकसान पड़ जाता है सरकार को। तो ये सब इनिशिएटिव चलता रहता है, वो भी इलेक्शन ईयर में तो खूब आएगा ये सब, है ना। पेरेंट्स शुड नॉट ट्रीट चाइल्ड्स रिपोर्ट कार्ड एज विजिटिंग कार्ड। कल ही देखिए कोटा में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, कहा कि JEE एग्ज़ाम हमसे नहीं होगा। तो पेरेंट्स का जो ये आदत रहता है ना कि आपका जैसे सिलेक्शन हो जाएगा तो खैर वो तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी रिलेटिव्स को कि भाई देखो इसका रिपोर्ट कार्ड ये इसने BPSC में GS1 में इतना लाया हो, तो नहीं बताएंगे, तो सीधा बताएंगे कि देखो ये डिप्टी कलेक्टर बन गया, है ना। बट अगर 9वां 10वां 11वां 12वां में है, अगर कोई पेरेंट्स आते हैं तो उनका अपना स्टेचर बढ़ाने के लिए वो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं अपने रिलेटिव्स के सामने और कहते हैं देखो हमारा बच्चा कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ऐसा मत करिए, वो बच्चों के साइकोलॉजिकल मेंटालिटी पे बहुत बुरा असर छोड़ती है ना। और एक्चुअली में कभी भी कंपटीशन का भाव उसके मार्क्स के बेसिस पे नहीं, उसके ओवरऑल अचीवमेंट पे होना चाहिए, उसको आगे बढ़ने को प्रेरित करना चाहिए। मार्क्स इज सेकेंडरी, है ना। अभी आप देखिए 10वां का 12वां का मार्क्स कितना आपको मदद करता है, कुछ मदद नहीं करता। वहाँ की पढ़ाई आप थोड़ा अच्छे से कर लेते, अगर अच्छी ग्रेजुएशन में कोई सही जगह चले जाते तो फिर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है उसमें, है ना। तो वही चीज़ कह रहे हैं इसमें प्राइम मिनिस्टर। चलिए, इस बात से शायद बहुत लोग असहमत भी होंगे मेरे से, कोई बात नहीं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट अब इसमें ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं था। अब IAPS रिसफल हो रहे हैं तो उसमें हम क्या करें, ठीक है। कालकाजी स्टेज कोलैप्स, ठीक है। ये जो है एक कहे तो केस स्टडी है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अगर होता है तो उसमें किस तरह से अरेंजमेंट का जिम्मेदारी दी जाती है और उसको किस तरह से जिम्मेदारी से फॉलो करना चाहिए। आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, अदरवाइज हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अब देखिए, रूफटॉप सोलर पैनल जो हमने बात की, नई पॉलिसी का इजाद हो रहा है दिल्ली में, एज ए केस स्टडी कैन बी यूज्ड इन द रिन्यूएबल सेक्शन GS2 सेक्शन 3 में, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें अभी कुछ नहीं दिख रहा है इस पेज में, और जो चीज़ें हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिंगरप्रिंट्स टू वीडियोज़ एंड पिक्चर्स, NIA बिल्ड्स इट्स ओन टेरर डेटाबेस, ठीक है। अभी देखेंगे तो आप एक डेटाबेस जो है पुलिस का, वो एक डेटाबेस चल रहा है और उस डेटाबेस का नाम है CCTNS, है ना, CCTNS। इसमें क्या है, जितने क्राइम डेटा है ऑल ओवर इंडिया का वो एक जगह संगठित रहता है, एक कंसोलिडेटेड डेटाबेस है। तो NIA कुछ ऐसा कर रही है कि टेरर डेटाबेस बना रही है, ताकि जैसे आप देखते हैं ना US के स्काई-फाई मूवी में किस तरह से डेटा निकालते हैं, उस तरह से निकालने की प्रक्रिया हो रही है। तो इसको इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं GS2 सेक्शन 3 में, किस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कैसे हेल्प कर रहा है, उसमें हम इसको एज ए केस स्टडी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब चलते हैं आगे। एज सच हाँ, फ्यूचर ऑफ इंडिया स्पेस प्लान है ना, तो इसके बारे में आज डिस्कशन होगा, तो शायद कल एक बड़ा पन्ना में आएगा, उसको हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि स्पेस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ बीपीएससी। ठीक है, अब ये सब एकदम डिस्कस नहीं करेंगे है ना, ये मतलब कुछ नहीं है। देखिए ज़रूरी नहीं है कुछ प्रिंट हुआ है तो आपको पढ़ना ही है, पैसा लगा है तो पढ़ना ही, आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको सही दिशा में पढ़ना है तो। इसके बाद एक्सप्लेन पन्ना में यूजीसी ड्राफ्ट नॉर्म में कुछ कोटा के लिए इश्यूज़ हो रहे हैं है ना, तो आपको इसमें समझने की ज़रूरत ये है कि हो क्या रहा है इशू, हमारे संवैधानिक प्रोविजंस के अगेंस्ट में क्या है ये, अगर है तो इसका मोटिवेशन फैक्टर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या अचीव करना चाहता है, बस इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अब इसमें। ठीक है, ये सब नहीं चाहिए, ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहिए। टू सेफगार्ड साइबर इंफ्रा गवर्नमेंट में यूज़ ऑफ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट आपके साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। साइबर सिक्योरिटी भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है GS2 सेक्शन 3 में है ना, तो किस तरह से नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेफरेंस फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है ताकि जो साइबर सिक्योरिटी में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेजिस्लेशन है, पॉलिसी है, गाइडलाइंस है, उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके, तो ये लिखने वाली चीज़ है और ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं आप, दिस इज़ अ गुड आर्टिकल। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का मेंस क्वेश्चन जो है आपके वेबसाइट पे मिल जाएगा। आज क्वेश्चन हम लोग स्टैटिक से ही करेंगे, आज ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, तो जिस दिन रहेगा हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे, ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा। लोग अभी अटैम्प्ट कर रहे हैं, डेली कम से कम लगता है कि 15-20 कमेंट तो आ ही जाते हैं उसमें कुल मिला के, जैसा हम देखते हैं लास्ट में रिव्यू में। तो आप स्टूडेंट आपस में पीयर रिव्यू कर सकते हैं और दैट इज़ द बेस्ट मेथड। आप दूसरे का आंसर पढ़ें और अपने आप को इवॉल्व करें, है ना, दैट इज़ द ओनली मेथड टू डू प्रॉपर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग ऐसा नहीं है पैसा दिया, चेक कराया तभी आंसर राइटिंग हो सकता है। आप यहाँ मत अपलोड करो, जो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के लिख के किसी और को भेज दो, उससे चेक करा लो, लेकिन करना ज़रूर यार, क्योंकि अभी देखो जो एग्ज़ाम हुआ है, अगर तुमने एनालाइज़ किया होगा बीपीएससी को, तो कट ऑफ कुछ 532 के अराउंड था शायद, है ना, और 550 के अराउंड में अगर देखोगे तो अंडर 50 रैंक भी आई है। अंडर 50 कहना गलत होगा, सॉरी, अंडर 100 कहें तो बेटर है, अंडर 100। तो अब जो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अच्छा नंबर लाने के लिए इस बार GS2 में भी अच्छे मार्क्स मिले हैं। GS1 से ज़्यादा कई को GS2 में मार्क्स मिला है। तो लिखने का है, जो अगर हैबिट अच्छा बनाएंगे लिखने का, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे अच्छी दिशा में, तो उनको मार्क्स अच्छा आएगा। और ऐसे काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है। अब कहें तो इंटरव्यू भी डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है बीपीएससी में। जिस तरह से ऑप्शनल हटाया गया, तो जो दायरा था ना स्टूडेंट के बीच में, वो दायरा अब रिड्यूस हो गया है। अब कम मार्जिन पे ही सिलेक्शंस हो रहे हैं, रैंकिंग भी आ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको एक एक मार्क्स बचाना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।